अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम पीरियोडिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या थी कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर होती है। इसी तरह पीरियड में बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जो है, लेफ़्ट टू राइट जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। तो पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, यहाँ से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिज़िकल स्टेट के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन ये हमें पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट से हासिल होती है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है ज़रा देखिएगा, द पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, तो जो पीरियड नंबर होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है कि उस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इन दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, और इनका पीरियड नंबर भी क्या है? 1 है। इन दोनों में एक ही शेल होता है। इसी तरह पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स में 2 शेल होंगे, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स में 3 होंगे, पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स में 4 होंगे। ठीक हो गया। तो ये पहला पॉइंट है जी, द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अब यहाँ उन्होंने बताया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है और वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन थर्ड शेल। तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे? वो थर्ड शेल में मौजूद होंगे। वैलेंस शेल होता है लास्ट शेल, आखिरी शेल, तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आखिरी शेल में ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा, स्पेसिफिक सब शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब आपको याद है हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होगा, किस सब शेल में होगा, तो ये हमें ब्लॉक नंबर से पता चल जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के तमाम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होंगे, पी ब्लॉक वालों के पी सब शेल में होंगे, डी वालों के डी सब शेल में और एफ वालों के एफ सब शेल में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, इफ एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड इज इन द एस ब्लॉक। अगर एक एलिमेंट है जो कि तीसरे पीरियड से बिलोंग करता है और वो एस ब्लॉक में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है? वो 3s में है। वो किस में होंगे? 3। अब मैं दोबारा रिपीट करूँ, 3 इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमें कहाँ से पता चलता है? पीरियड नंबर से। एस जो है ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें ब्लॉक से पता चलेगा। पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक में हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक में है, ग्रुप नंबर 3 to 12 डी ब्लॉक में है, और नीचे जो 2 सीरीज़ हैं वो एफ ब्लॉक है। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल का बताता है। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होंगे, तो ये हमें पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक से पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है द ग्रुप नंबर। अब यहाँ जरा देखिएगा ग्रुप नंबर की बात है। ग्रुप नंबर इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है,
और यहाँ ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, और वो थर्ड पीरियड से और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तीसरा पीरियड है और ग्रुप 2 है। तो इसका मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरह एक एलिमेंट जो है Z, वो थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, थर्ड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 3 है। और वो सेकंड ग्रुप से, तो सेकंड ग्रुप में क्या होता है, सेकंड ग्रुप में जो सब शेल होता है वो होता है S, क्योंकि S ब्लॉक में आता है सेकंड ग्रुप। और ये ग्रुप नंबर 2 है, तो ग्रुप नंबर 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है पीरियोडिक नंबर में जो पीरियड नंबर होता है और ग्रुप नंबर होता है, उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये जो है 3s2, तो 3s2 जो है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की है, ये है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है, S ब्लॉक से बिलोंग करता है और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है किसी भी अननोन एलिमेंट को उसका पता चला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए कि एक एलिमेंट जो कि X है वो बिलोंग करता है ग्रुप 13 से और पीरियड नंबर 3 से, ठीक है, ग्रुप 13 और पीरियड नंबर 3। अब हमें पता होना चाहिए, अगर हमने फैमिलीज़ को याद किया हुआ है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कि ग्रुप 13 जो है ये कौन सी फैमिली है, ये बोरोन फैमिली है, ठीक है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप नंबर 13 इंडिकेट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पीरियड नंबर 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, पीरियड नंबर 3 इंडिकेट कर रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो 3 हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट के तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ज़रा आइए देखते हैं। अब ज़रा यहाँ देखिएगा कि जो पहला शेल होता है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस सब शेल में होते हैं, S सब शेल में। दूसरा शेल जो है उसमें S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल, तो उसमें क्या होगा, S, P और D तीनों सब शेल होंगे। अब क्योंकि ये जो है ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है, तो इसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 S में होंगे और 1 P में होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आया है कि X जो है वो बिलोंग करता है 14 ग्रुप से और पीरियड नंबर 2 से। तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। और क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो होंगे वो 2 होंगे। तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बताने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना होता है, और वो हमें मिलता है पीरियड से। तो पीरियड क्या है जी, पीरियड है जी इसका 2, ठीक है। और 2 है तो इसमें ग्रुप नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो ये ज़रा देखिएगा, यहाँ आप लिख दें 2s, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और उसके बाद आएगा 2p, p में कितने होंगे, p में भी 2 होंगे। तो इस तरह क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके पीछे आ जाएगा इसकी 1s2, ये इसके इनर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ओवरऑल जो है ये क्या बन रहा है, 1s2, 2s2, 2p2, सो दिस इज़ कार्बन, ठीक है। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन की। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट इज़ इन पीरियड 4 एंड ग्रुप 17। अब पीरियड नंबर 4 है तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेल जो हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे, चौथे पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 ये बता रहा है कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से हैं, ये हैं हेलोजेंस। अब हेलोजेंस कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, क्लोरीन थर्ड पीरियड से और ब्रोमीन फोर्थ पीरियड से, ठीक है। तो पीरियड नंबर 4
और ग्रुप नंबर 17, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे, तो 4s2 आएगा और 4p5 आएगा। तो ये एलिमेंट है जी बोरोन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें पता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या होगा, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होंगी। ठीक है, इसी वजह से जो एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए तो क्या होगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक फंक्शन पाया जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ये किसको शो करता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो लॉ है कि जिसमें अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें एटॉमिक नंबर की बेस पे तो सर्टन इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। तो इसको कहा जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये लॉ क्या कहलाता है? ये कॉर्नर स्टोन है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसको आपने जैसे ये याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है उसकी स्टेटमेंट याद कर लें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिसमें पीरियोडिक फंक्शन पाया जाता है? ठीक है, उसमें है जी एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक टेबल में इनके ट्रेंड्स को भी देखेंगे। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है जी एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस होता क्या है? ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एटम। It is half of the distance between two identical atoms bonded together. The atomic radius can vary depending on the type of bond. It is half of the distance between two identical atoms bonded together. अब ये ज़रा देखिएगा, एटॉमिक जो है रेडियस ये किसी भी एटम के साइज को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। और जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स के क्या होगा, उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दें तो हाफ करने से क्या होगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, दो न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये कोवलेंट रेडियस हो सकता है, आयनिक रेडियस हो सकता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को टिपिकली मेजर किया जाता है किसमें? पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12 मीटर। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है, वो क्या है और कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं एटॉमिक रेडियस को। तो सबसे पहले तो देखिए कि टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से नीचे सीज़ियम तक एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और सभी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ ही होता है। उसकी रीज़न क्या है कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। लेफ़्ट टू राइट जो है, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होने की रीज़न क्या है कि एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जो है उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं तो वो वैलेंस शेल को टाइटली क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से लेफ़्ट टू राइट क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि एटॉमिक रेडियस के लिए जो फैक्टर्स हैं उसमें एक तो है एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल, किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जैसे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम होती जाएगी और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जी, नेक्स्ट जो है टॉपिक ये हमारे पास है वेरिएशन इन आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या है कि आयन्स जो हैं जब वो क्रिस्टल लैटिस में होते हैं तो उस दौरान उनका जो साइज़ होता है वो आयनिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है कि हर आयन जो है उसको ऑपोजिटली चार्ज आयन्स ने घेरा होता है। ठीक है, द आयनिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ साइज ऑफ आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल मेजर्ड इन पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी ये क्या है? किसी भी आयन का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? वो आयनिक रेडियस कहलाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आयन तो तब बनता है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। ठीक है, तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा तो उसके साइज में क्या चेंजेस आएंगी, तो इस हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये ज़रा देखिएगा, व्हेन एन एटम लॉसेज और गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम व्हेन एन एटम लॉसेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो जाहिर बात है पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव आयन यानी केटाइन, केटाइन का आयनिक रेडियस हमेशा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होगा? बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रिड्यूस होती है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का पुल जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अब इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है? साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, व्हेन एन एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एन एटम एन आयन, इट जनरली बिकम्स लार्जर देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, केटाइन का साइज स्मॉल होता है, एनाइन का साइज पेरेंट एटम की निस्बत, न्यूट्रल एटम की निस्बत क्या होगा? लार्जर होगा। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स पे वो डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पीरियड में और ग्रुप में जो ट्रेंड है आयनिक रेडियस का वो क्या है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि अक्रॉस अ पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो है आयनिक रेडियस केटाइन का वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो साइज़ डिक्रीज होता है, तो लेफ़्ट टू राइट जो है केटाइनिक साइज़ भी क्या होगा? वो डिक्रीज ही होगा। ठीक है, जबकि एनाइन की बात करें, फॉर एनाइन आयनिक रेडियस जो है वो भी डिक्रीज होता है पीरियड में। ठीक है, क्योंकि पीरियड में क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, जिससे साइज़ क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहाँ ज़रा देखिएगा नीचे, ये जो है लेफ़्ट टू राइट केटाइन साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है और लेफ़्ट टू राइट एनाइन साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में केटाइन और एनाइन दोनों का साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है।
ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे साइज़ क्या हो रहा है, केटाइन का भी साइज़ बढ़ रहा है और यहाँ पे एनाइन का साइज़ भी ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। यानी आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों का सेम ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। दोनों ही क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो इसमें एक पॉइंट नोट करें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल क्या होते हैं वो भी बढ़ते हैं और एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद नंबर ऑफ शेल्स हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। विच फैक्टर अफेक्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस? कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं? एक तो है एटॉमिक नंबर, ठीक है, दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा जो है वो है शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह एक और फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स। तो ये आपने क्या करना है, पॉइंट्स की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग योर नॉलेज प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव साइज ऑफ। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन। अब ये लिथियम और फ्लोरीन की बात है। लिथियम और फ्लोरीन जो है ये एक ही पीरियड में आते हैं, ठीक है। ये लिथियम है जबकि ये फ्लोरीन है। तो इन दोनों में से किसका साइज़ बड़ा है? लिथियम का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। रीज़न क्या है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा और एटॉमिक साइज़ जो है या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन, तो लिथियम का ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट है जी लिथियम एटम एंड इट्स आइन। आइन जो है वो केटाइन है, तो केटाइन का साइज़ हमेशा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो लिथियम एटम का साइज़ जो है वो क्या होगा, वो लार्जर होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्सीजन एटम एंड आइन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो उसका एनाइन है, तो एनाइन का साइज़ लार्ज होता है न्यूट्रल एटम की निस्बत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्राइड आइन एंड अ फ्लोराइड आइन। अब यहाँ ज़रा देखिए, नाइट्राइड आयन में 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे उतना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, और साथ ही साथ में पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं, ठीक है, एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।